एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेंबर्स सच में कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर घूम रहे हैं मतलब लिटरली। हाँ, जो देखने में बिल्कुल किसी प्रैंक जैसा लगता है शुरू में। बिल्कुल। और इस पार्टी में शामिल होने की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, वो है आलसी होना और दिन में लगभग 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना, जो आजकल की यूथ के लिए काफी नॉर्मल सा हो गया। सही बात है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इस पार्टी ने सिर्फ 5 दिन के अंदर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। ओह वाह, 5 दिन में! ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राइट। सुनने में ये किसी स्टैंड अप कॉमेडी का सेटअप लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसने इंडियन इंटरनेट और पॉलिटिक्स में एक असली तूफान ला दिया है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव में हम कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के इस अचानक हुई वायरल सक्सेस को अनपैक करेंगे। और इसके पीछे छुपे सिस्टम के खिलाफ जो यूथ का गुस्सा है ना, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहानी समझना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। लेकिन इस कहानी की गहराई में जाने से पहले एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन देना यहाँ बनता है, क्योंकि हमारा जो आज का सोर्स मटेरियल है, जो सीजेपी का विकिपीडिया पेज और रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, उनमें पॉलिटिकली चार्ज्ड कंटेंट भरा हुआ है। हाँ, और उसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। एग्जैक्टली। और बहुत हाईली सेंसिटिव पॉलिटिकल डिमांड्स शामिल हैं। इसलिए हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि इस विश्लेषण में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी या मूवमेंट को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। सही बात है, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा एकमात्र मकसद सिर्फ सोर्सेज में दी गई इंफॉर्मेशन और उनके ओरिजिनल आइडियाज को ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना और उनका विश्लेषण करना है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जो अचानक से वायरल सक्सेस आई सीजेपी की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम इस स्पॉन्टेनियस चिंगारी की बात करें ना, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी, तो हमें चलना पड़ेगा 15 मई 2026 को। एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हुई थी उस दिन। 15 मई को, ठीक है। हाँ, उस दिन एक केस की सुनवाई चल रही थी और उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक ऐसी लाइन कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वेट, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था? मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस who don't get any employment or have any place in the profession। बाप रे। हाँ, और उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर अटैक करते हैं। बेसिकली देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और सोसाइटी के पैरासाइट्स कहा गया। ओह माय गॉड। मतलब ये ट्रिगर वर्ड जो था, हाँ, कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर ये शब्द खुद नहीं थे, बल्कि वो इंसान था जिसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। राइट, क्योंकि ये किसी आम नेता की रैली तो थी नहीं। एग्जैक्टली। आम नेता ऐसी बातें बोलते रहते हैं, लोग आदी हो चुके हैं, लेकिन ये देश के सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से आया था। जब एक सुप्रीम अथॉरिटी फिगर ऐसे शब्द यूज करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक कॉन्शियसनेस पर बहुत डीप होता है। आई कैन इमेजिन। एक आम इंसान जिसे पहले से ही जॉब मार्केट में इतनी रिजेक्शंस मिल रही हैं, उसके लिए एक अथॉरिटी फिगर द्वारा पैरासाइट बुलाया जाना तो एक ब्रेकिंग पॉइंट जैसा ही होगा। सही कहा आपने, ये लिटरली एक ब्रेकिंग पॉइंट था। यहाँ एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ट्रोल ने आम लोगों को गुस्से में एक इंसल्ट दी हो और उन लोगों ने उस इंसल्ट को चुपचाप सहने के बजाय उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन लिया हो। अरे बिल्कुल, जैसे किसी को उसी की भाषा में एक जोरदार काउंटर अटैक देना। हाँ, क्योंकि अगले ही दिन 16 मई को इस ट्रिगर वर्ड का जो काउंटर अटैक हुआ वो एपिक था। अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट भी रह चुके हैं, राइट? हाँ, वही। तो उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर आकर ये कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी और उनका टैगलाइन ही अपने आप में एक स्टेटमेंट था। उन्होंने लिखा, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। ये सटायर यानी व्यंग की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब किसी पावर डायनेमिक्स में एक साइड बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी साइड आम जनता होती है, तो सीधा विरोध करना अक्सर मुश्किल होता है। राइट, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली। तो ऐसे में सटायर एक बहुत पावरफुल वेपन बन जाता है। लोग इंसल्ट से डिफेंड करने के बजाय उस इंसल्ट को पूरी तरह एम्ब्रेस कर लेते हैं, उसकी एब्सर्डिटी को इतना बड़ा बना देते हैं कि ओरिजिनल स्टेटमेंट खुद एक मजाक बनकर रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी आया था।
चीफ जस्टिस का अगले ही दिन एक क्लैरिफिकेशन भी आया था इस पे। ओ, क्लैरिफिकेशन भी आया था। हाँ, उन्होंने क्लियर किया कि उन्हें मीडिया द्वारा मिसकोट किया गया है। उनका निशाना देश के आम यूथ पर नहीं था। अच्छा, तो किस पर था? वो प्रैक्टिकली उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक और बोगस डिग्रीज लेकर लीगल प्रोफेशन में आते हैं। उन्होंने ये भी ऐड किया कि उन्हें इंडिया के यूथ पर गर्व है और वो उन्हें पिलर्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया मानते हैं। ओके, तो जब क्लैरिफिकेशन आ गया था तो ये मुद्दा वहीं खत्म क्यों नहीं हो गया? लोगों ने इसको आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि इंटरनेट के दौर में ना, एक बार जब आग लग जाती है तो डैमेज कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अभिजीत दीपके ने इस क्लैरिफिकेशन पर भी काउंटर किया और उनका लॉजिक बहुत शार्प था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भले ही किसी इंसान के पास लेजिटिमेट डिग्री ना हो, लेकिन किसी भी अथॉरिटी फिगर को अपने ही फेलो सिटीजन्स को पैरासाइट्स या कॉकरोचेस कहने का हक नहीं है। मेक सेंस। उन्होंने सिटीजन की डिग्निटी की बात की। एग्जैक्टली। दीपक ने एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना। जब वही ओपिनियन रखने पर किसी सिटीजन को कॉकरोच बुला दें तो ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाता है। और उस टूटे हुए ट्रस्ट ने जो नंबर्स जनरेट किए ना, वो सच में स्टैगरिंग है। मतलब मैंने जब सोर्स में पढ़ा तो मैं शॉक में थी। हाँ, नंबर्स तो माइंड ब्लोइंग है इसके। एक बार आग लगने के बाद ये सिर्फ एक दिन का ट्विटर जोक नहीं रहा। सिर्फ 48 घंटे के अंदर इस नई पार्टी के 40,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स हो गए थे। 40,000 2 दिन में? हाँ, और 21 में आते आते, यानी एक हफ्ते से भी कम समय में, इंस्टाग्राम पर इनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। 14 मिलियन, दैट्स इनसेन। आई नो। एक ही दिन में 1400% का इंक्रीज देखने को मिला। साथ ही लगभग 3,50,000 लोग ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन साइन अप कर चुके थे। और सबसे बड़ा बेंचमार्क जो इन सोर्सेज में बार बार हाईलाइट हो रहा है ना, वो ये है कि सीजेपी ने 5 दिन से भी कम वक्त में इंडिया की एक्चुअल रूलिंग पार्टी को सोशल मीडिया नंबर्स में पीछे छोड़ दिया। हाँ, बीजेपी को। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल उस वक्त लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स पर था और सीजेपी ने उसे क्रॉस करके सीधा 10 मिलियन का मार्क पार कर लिया। ये डिजिटल हिस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। और ये इफेक्ट सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं रहा। ये वायरल फिनोमिनन जल्दी ही ऑफलाइन स्ट्रीट्स पर आ गया। हाँ, वो कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स वाली बात। एग्जैक्टली। यंग वॉलंटियर्स सच में कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर प्रोटेस्ट्स और क्लीन अप ड्राइव्स में हिस्सा लेने लगे। बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक लोग जुड़ने लगे। हर जगह फैल गया ये मूवमेंट। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। एक स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो क्या ये सिर्फ इंटरनेट हाइप नहीं है? मतलब आपका कहना है कि ये टेम्पररी अटेंशन है? हाँ, इंटरनेट के एल्गोरिदम तो किसी वायरल डांस ट्रेंड या क्यूट कैट वीडियो को भी मिलियंस में व्यूज और फॉलोअर्स दे देता है ना। ऐसे सोशल मीडिया फेम में रियल पॉलिटिकल सब्सटेंस कहाँ से आता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। लेकिन व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि सीजेपी सिर्फ मीम पॉलिटिक्स या इंटरनेट हाइप तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो इसके कोर में क्या है? अगर हम इनकी और को एनालाइज करें तो ये एक जेनरेशनल फटीग का नया रूप है। देश की जेन जी और मिलेनियल आबादी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से थक चुकी है। उन्हें महसूस होने लगा है कि सिस्टम में उनकी आवाज के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो उन्होंने बेसिकली अपना ही एक प्लेटफॉर्म बना लिया। सही पकड़ा। सतायर और मीम्स यहाँ एक मास्क की तरह काम कर रहे हैं। इन मजाक वाले कॉस्ट्यूम्स और मीम्स के पीछे एक डीप रूटेड गुस्सा है और उस गुस्से ने एक बहुत ही सीरियस मैनिफेस्टो का रूप ले लिया है। हाँ, वो मैनिफेस्टो पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। अगर हम इस मूवमेंट को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह सोचें ना, तो कॉमेडी उस लकड़ी के घोड़े जैसी है जो सिस्टम के गार्ड्स को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो सिर्फ एक जोक है। बहुत सही एनालॉजी है ये। लेकिन जब वो घोड़ा अंदर आता है तो उसके अंदर से बहुत सीरियस डिमांड्स निकल कर आती है। अगर हम सीजेपी के ऑफिशियल मैनिफेस्टो को देखें तो ये ड्यूअल नेचर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हाँ, इनका मेंबरशिप क्राइटेरिया देख लीजिए पहले। वही, ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? पहला, इंसान को अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है, चाहे वो फोर्स से हो, अपनी मर्जी से हो या अपने प्रिंसिपल्स की वजह से हो। दूसरा, इंसान को फिजिकली लेजी होना चाहिए। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना जरूरी है, जिसका उन्होंने डेफिनेशन दिया है दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना, जिसमें बाथरूम ब्रेक्स भी इंक्लूडेड है, राइट? हाँ, बाथरूम ब्रेक्स भी इंक्लूडेड है। और चौथा, सबसे मजेदार, एबिलिटी टू रैंट प्रोफेशनली, यानी सिस्टम के खिलाफ फ्रस्ट्रेट होकर अपना भड़ास निकालने की कैपेबिलिटी।
ये सारे पॉइंट सुनने में ना किसी कॉलेज फेस्ट के मजाकिया रूल्स जैसे लगते हैं, लेकिन अगर इसको ध्यान से डिकोड किया जाए तो ये यूथ की डार्क रियलिटी का सीधा रिफ्लेक्शन है। कैसे? सोचो ना, अनएम्प्लॉयमेंट का डर, पूरा दिन स्क्रीन के आगे बिताना, सोशल आइसोलेशन और सिस्टम पर भड़ास निकालना, ये सब एक आम नौजवान की जिंदगी का सच बन चुके हैं आज। इन्होंने उस डार्क रियलिटी को ह्यूमर में लपेटकर सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया है। और असली सब्सटेंस तो तब सामने आता है जब हम उनकी 5 पॉइंट मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं। जैसे ही आप इन 5 पॉइंट्स पर आते हैं, कॉमेडी बिल्कुल साइड में हो जाती है, एकदम सीरियस हो जाते हैं वो। हाँ, हार्डकोर एंटी एस्टैब्लिशमेंट मांगे सामने आती हैं। जैसा इनका पहला पॉइंट, किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड के रूप में राज्यसभा की सीट या गवर्नर की पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। और ये पॉइंट मुद्दे के बिल्कुल कोर पर वार करता है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये डायरेक्टली देश की जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर सवाल उठा रहा है। राइट। सोर्सेज इस बात को प्रॉपरली कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं कि पास्ट में फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई को उनके रिटायरमेंट के सिर्फ 16 हफ्ते बाद ही राज्यसभा सीट मिल गई थी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस वक्त। और उससे पहले फॉर्मर सीजीआई पी साथाशिवम केरला के गवर्नर बन गए थे। यहां तक कि खुद करंट सीजीआई बीआर गवाई ने पास्ट में पब्लिकली ये बात मानी है कि रिटायरमेंट के बाद ऐसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से बहुत एथिकल कंसर्न्स उठते हैं। मतलब पब्लिक में ट्रस्ट कम होता है ना? एग्जैक्टली। आम जनता में ये परसेप्शन बनता है कि जजेस अपने करंट डिसीजंस फ्यूचर गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स के लालच में ले सकते हैं। सीजेपी का ये पहला पॉइंट उसी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर एक डायरेक्ट और सोफिस्टिकेटेड अटैक है। वाओ। इसके बाद आता है उनका दूसरा पॉइंट, जिसने सच में मेरा ध्यान खींचा। इनका कहना है कि अगर इलेक्शन के दौरान किसी भी आम नागरिक का लेजिटिमेट वोट वोटर लिस्ट से डिलीट होता है तो सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगना चाहिए। यूएपीए? हाँ, वही तो। रुकिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये तो देश का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है ना? हाँ, जो आमतौर पर आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर लगता है। तो एक तरफ सीजेपी कॉमेडी और सटायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर टेरर लॉ लगाने की मांग। ये तो बहुत एक्सट्रीम और एब्सर्ड डिमांड नहीं लगती? बिल्कुल, ये बहुत एक्सट्रीम लगती है और वही इनकी मेन स्ट्रैटेजी है। सटायर अक्सर एब्सर्ड को और ज्यादा एब्सर्ड बनाता है किसी मुद्दे की ग्रेविटी दिखाने के लिए। अच्छा, मतलब हाइपरबोली यूज कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इनका तर्क यह है कि किसी सिटीजन की लेजिटिमेट वोटिंग राइट्स छीन लेना उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वजूद को खत्म करने जैसा है, जो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी से कम नहीं। हाँ, उन्होंने पर्पसली इस एग्जैजरेशन को यूज किया है, ये दिखाने के लिए कि यूथ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पर कितना डिस्ट्रस्ट रखता है। राइट। वो वोटिंग राइट्स की सैंक्टिटी को लेकर एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं। फिर इनका तीसरा पॉइंट आता है जिसमें ये मांग की गई है कि पार्लियामेंट और कैबिनेट दोनों में 50% विमेन रिजर्वेशन तुरंत होना चाहिए, और वो भी पार्लियामेंट की टोटल सीट्स को बिना बढ़ाए। हाँ। और चौथा पॉइंट सीधा क्रोनी कैपिटलिज्म पर निशाना साधता है। मैनिफेस्टो क्लियर शब्दों में कहता है कि अदानी ग्रुप और रिलायंस यानी अंबानी जैसी मोनोपोली कंपनीज के मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए, ताकि देश में इंडिपेंडेंट मीडिया को जगह मिल सके। बिल्कुल। साथ ही इन्होंने मांग की है कि जिन्हें ये गोडी मीडिया एंकर्स कहते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत बात की है इनके मैनिफेस्टो ने। हाँ, इन्होंने एक बड़ा बोल्ड प्रॉमिस किया है कि इनकी पार्टी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट के डायरेक्टली आंसरेबल होगी और किसी भी तरह के अनोनिमस डोनेशंस या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि इन्होंने मजाक में ये भी क्लियर किया कि वो कोई सीक्रेट कॉकरोच केयर्स फंड जैसा प्राइवेट फंड नहीं बनाएंगे। आउच, द शेड। और इनका पांचवा पॉइंट डिफेक्शन से जुड़ा है। किसी भी डिफेक्टिंग एमएलए या एमपी पर जो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलते हैं, उन पर 20 साल का कंप्लीट बैन लगना चाहिए। अगर हम इस पूरे मैनिफेस्टो को जूम आउट करके देखें ना, तो ये सारे पॉइंट्स देश की जुडिशियल, इलेक्टोरल, मीडिया और पॉलिटिकल इंटेग्रिटी के सबसे सेंसिटिव और डार्क मुद्दे हैं। मतलब सारी मेजर प्रॉब्लम्स को एक जगह लिस्ट कर दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक मीम ड्रिवन पार्टी आम पॉलिटिशियन से ज्यादा क्लियर और सफाई से कॉम्प्लेक्स सिस्टेमिक इश्यूज को आर्टिकुलेट कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत प्रोफाउंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनिफेस्टो किसी वैक्यूम में से क्रिएट नहीं हुआ है। इन गुस्से भरी मांगों के पीछे कुछ बहुत रियल वर्ल्ड इश्यूज और डेटा पॉइंट्स हैं। बिल्कुल हैं। तो चलिए उन अंडरलाइंग रियल वर्ल्ड इश्यूज को डिटेल में अनपैक करते हैं।
जो इस गुस्से की आग को फ्यूल कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो फिगर्स में नजर आता है वो है देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि स्काई हाई है इस वक्त। हाँ, देश में कॉलेज ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पर पहुंच गया है। ये नंबर बहुत मैसिव है और सोर्सेज एक और चौंका देने वाला फैक्ट सामने रखते हैं कि ये ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएजुकेटेड यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लगभग 9 गुना ज्यादा है। 9 गुना? ये स्टैटिस्टिक इसलिए इतना डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के एक बेसिक लॉजिक को तोड़ देता है। वही कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एग्जैक्टली। हमेशा से सिखाया गया है कि अगर अच्छी पढ़ाई करोगे, डिग्री लोगे तो जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन डेटा बताता है कि इंडिया हर साल लगभग 8 मिलियन नए ग्रेजुएट्स इकोनॉमी में भेज रहा है। 8 मिलियन? और जॉब्स कहाँ हैं? वही तो, इकोनॉमी उनके आसपास भी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। ये किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चरल फेलियर है। जब एक नौजवान सालों तक एग्जाम की तैयारी करता है, लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेता है और फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता, तो वो डीप बिट्रेयल महसूस करता है। इसीलिए सीजीपी का वो जोक, अनएम्प्लॉयड बाय फोर्स, आम लोगों के लिए कोई जोक नहीं बल्कि एक कड़वा सच बन जाता है। और इस आग में टाइमिंग ने घी का काम किया है। जिस वक्त सीजीपी लॉन्च हुई, ठीक उसके आसपास देश में एक और बहुत बड़ा एजुकेशन क्राइसिस चल रहा था। आप नीट यूजी पेपर लीक्स की बात कर रही हैं? हाँ, नीट यूजी मेडिकल एग्जाम के पेपर लीक्स को लेकर पूरे देश में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैंसिल करके 21 जून 2026 को रीशेड्यूल करना पड़ा, जिससे लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटक गया था। बिल्कुल। और इस स्पेसिफिक पेपर लीक्स फ्रस्ट्रेशन को टैप इन करने के लिए सीजेपी ने अपना एक खुद का प्रोटेस्ट सॉन्ग भी रिलीज कर दिया, जिसका टाइटल था हाँ मैं हूँ कॉकरोच। उन्होंने गाना भी निकाल दिया था। हाँ, और इस गाने के बोल पूरी तरह से नीट, पेपर लीक, स्टूडेंट प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम के सिस्टमैटिक करप्शन के खिलाफ एक एंथम बन गए थे। और जब हम इन सारी बातों को जोड़ते हैं ना, जॉबलेसनेस, पेपर लीक्स और सिस्टम का फेल होना, तो हम तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर पहुंचते हैं। वो क्या है? स्पेस फॉर डिसेंट और यूथ एलिनेशन। इंडिया एक यंग देश है जहां आधी आबादी की उम्र 30 साल से कम है, लेकिन बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करती हैं कि इसके बावजूद 29% यूथ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर भागते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है वहां उनकी जैसी सोच और एथिक्स की कोई जगह नहीं है, राइट? सही बात है। इस मूवमेंट से जुड़े एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, आशीष जोशी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी आंख खोलने वाला है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश की फिजा में इतना डर, इंटिमिडेशन और नफरत भर चुकी है कि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगती है, जो लोगों को एक नई उम्मीद और एनर्जी दे रही है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक जेन्युइन डाउट आता है। अगर यूथ सच में इतना एलियनेटेड है, इतना ज्यादा डरावा या सिस्टम को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, तो क्या एक मजाकिया सटायरिकल पार्टी उन्हें वाकई एक्टिव और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में वापस ला सकती है? या फिर ये अप्रोच उन्हें लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा सिनिकल बना रही है? मेरा सवाल ये है कि अगर हर सीरियस बात का मजाक ही बन रहा है, तो ग्राउंड पर आकर एक्चुअल सोल्यूशन कौन बनाएगा? ये डिबेट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर हमें ये समझना होगा कि सटायर का मकसद डायरेक्टली एक नीट एंड क्लीन सोल्यूशन देना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? सटायर का काम होता है सिस्टम को एक बड़ा सा आईना दिखाना और एलियनेटेड लोगों को एक साथ लाना। ये पार्टी यूथ को मीट देम वेयर दे आर एट अप्रोच से हैंडल कर रही है। मतलब उनकी भाषा में उनसे बात कर रही है। एग्जैक्टली। आज के टाइम पर जब सड़कों पर चलकर डायरेक्ट डिसेंट करना या सरकार के खिलाफ बोलना लीगली या सोशली रिस्की हो सकता है, तो मीम्स और कॉमेडी एक सेफ हार्बर यानी एक सुरक्षित जगह प्रोवाइड करते हैं। आई सी। लोग पब्लिकली प्रोटेस्ट करने से डर सकते हैं, पर अपने फोन से एक कॉकरोच इमोजी पोस्ट करना या मीम शेयर करना उन्हें एम्पावर करता है। बिल्कुल। ये अप्रोच सिनिसिज्म नहीं पैदा कर रही, बल्कि इसने एंगेजमेंट का एक नया मॉडर्न डिजिटल तरीका इजाद किया है। और इस डिजिटल एंगेजमेंट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने कितनी तेजी से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। जब कोई छोटी सी इंटरनेट मूवमेंट इतनी मैसिवली एक्सप्लोड होती है ना, तो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर्स को मजबूरन रिएक्ट करना पड़ता है। हाँ, और रिएक्शन आना शुरू भी हो गया था। सबसे पहले सीजेपी को अलग अलग पॉलिटिकल कॉर्नर्स और सेलिब्रिटीज से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 2 प्रोमिनेंट एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इसे अपना सपोर्ट दिया।
वेट, महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने यहां तक कह दिया कि वो अपनी सो कॉल्ड एंटी नेशनल पार्टी के मेंबरशिप के साथ साथ सीजेपी को भी ज्वाइन करना चाहेंगी। दैट्स बोल्ड। और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू किया जिसमें उन्होंने लिखा, बीजेपी बनाम सीजेपी। मेनस्ट्रीम नेताओं का इस वेव पर सवार होना ये प्रूव करता है कि उन्हें दिख रहा है कि आज के वक्त में यूथ का असली पल्स कहाँ है। वो इस ऑर्गेनिक इंटरनेट एनर्जी का हिस्सा बनना चाहते थे। राइट। और सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, टेक और एक्टिविस्ट दुनिया से भी बैकिंग आनी शुरू हुई। हाँ, हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो रील बनाकर ओपनली सीजेपी की मांगों का समर्थन किया। वाओ, सबीर भाटिया! उन्होंने क्या पॉइंट उठाया? उन्होंने कहा कि यूथ को अपने बेसिक राइट्स के लिए आवाज उठानी चाहिए और उन्हें कॉकरोच बोलकर डिसमिस करना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा एक्टिविस्ट और लॉयर प्रशांत भूषण, पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी और बॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे भी जुड़ गए। बॉलीवुड से कौन-कौन था? जैसे अनुराग कश्यप, कुणाल कमरा, कोंकणा सेन शर्मा और दिया मिर्जा। इन सभी ने इस मूवमेंट की आवाज को एम्पलीफाई करने में मदद की। लेकिन देखो, ये सिर्फ सपोर्ट और हैशटैग्स तक सीमित नहीं रहा। बात तब एक अलग लेवल पर पहुंच गई जब एक्चुअल रिपोर्ट्स आने लगी कि सीजेपी सच में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का सोच रही है। क्या बात कर रही हैं? सच में इलेक्शंस? हाँ, खबरें थीं कि बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में सीजेपी एक फिजिकल कैंडिडेट उतारने का प्लान कर रही है जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। ओह, तब तो ये थ्रेट बहुत रियल हो गया होगा गवर्नमेंट के लिए। एग्जैक्टली। और जैसे ही ये ग्राउंड लेवल थ्रेट रियल बनने लगा, उसके ठीक बाद शुरू हुआ सेंसरशिप और डिजिटल क्रैकडाउन का दौर, जो कि टोटली एक्सपेक्टेड था। 21 मई 2026 को सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट, जिसके उस वक्त 2 लाख से भी ज्यादा ऑथेंटिक फॉलोअर्स थे, उसे इंडिया में एक लीगल डिमांड के चलते अचानक विद होल्ड यानी बंद कर दिया गया। और इसकी टाइमलाइन देखिए आप। हाँ, ये बैन ठीक उसके कुछ घंटों बाद हुआ जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर देश की रूलिंग पार्टी के फॉलोअर्स काउंट को क्रॉस करके रिकॉर्ड बनाया था। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये टाइमलाइन आम पॉलिटिक्स की एक क्लासिक क्रोनोलॉजी दिखाती है। सबसे पहले एक नई आवाज को इग्नोर किया जाता है, फिर उस पर हंसा जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। और फिर जब बात हाथ से निकलने लगती है, जब वो आवाज कंट्रोल से बाहर होने लगती है और ग्राउंड थ्रेट बनने लगती है, तो डायरेक्ट सेंसरशिप का सहारा लिया जाता है। लेकिन बैन करने से तो अक्सर और ज्यादा अटेंशन मिल जाती है ना? सही बात है। इंटरनेट की एज में हमने बार बार देखा है कि सेंसरशिप का उल्टा ही असर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं। साइकोलॉजिकल तौर पर जब इंटरनेट पर किसी इन्फॉर्मेशन या मूवमेंट को दबाने या बैन करने की कोशिश की जाती है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो मूवमेंट और भी ज्यादा वायरल हो जाती है। क्या ऐसी मूवमेंट्स फ्यूचर की पॉलिटिक्स को एक्चुअली बदल सकती हैं? अगर हम इसे ग्लोबल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे सटायर ड्रिवन मूवमेंट्स पहले भी आकर सबको हैरान कर चुके हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल? इटली की फेमस 5 स्टार मूवमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो वहां के कॉमेडियन बेपे ग्रिलो ने शुरू की थी और देखते देखते वो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई। ओह वाह, सच में? हाँ, या फिर यूक्रेन को देख लीजिए, जहां वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एक टीवी शो में फिक्शनल प्रेसिडेंट का सटायरिकल रोल प्ले करते करते लोगों के गुस्से और सिस्टम से थकान की वजह से सच में देश के एक्चुअल प्रेसिडेंट चुन लिए गए। सटायर को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती हो सकती है। वाह, तो इस सब का आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? हमने इस डीप डाइव में देखा कि कैसे किसी और के लिए बोला गया एक सिंपल सा इंसल्ट वाला शब्द कॉकरोच एक पूरी जनरेशन के लिए स्पार्क बन गया। एकदम, एक छोटी सी चिंगारी ने जंगल की आग का रूप ले लिया। एक 30 साल के स्टूडेंट ने उस इंसल्ट को उसकी बेतुकी शक्ल दी और डिजिटल एल्गोरिदम्स की ताकत से उसे एक ब्लेजिंग फायर में बदल दिया। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी यूनिक फोर्स बनकर उभरी जिसने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के दर्द, पेपर लीक से पैदा हुए सिस्टम वाइड गुस्से और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म दे दिया। भले ही फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद माना हो कि शायद ये स्पेसिफिक इंटरनेट मूवमेंट कुछ दिनों में अपनी हाइप खो देगी। हाँ, उनका मकसद ट्रेडिशनल नेता बनना तो था नहीं, पर उन्होंने जो पास्ट 5 दिनों में अचीव किया, उसने आम जनता और एक्सपर्ट्स दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने एसेंशियली देश की पूरी आबादी को एक ब्लूप्रिंट, एक प्लेबुक दिखा दी है कि 21वीं सेंचुरी के डिजिटल एज में विरोध यानी डिसेंट कैसा दिख सकता है। ये प्रूव कर दिया कि जब यूथ के फ्रस्ट्रेशन को ह्यूमर और मीम्स का कवर मिलता है, तो वो किसी भी वेल फंडेड कन्वेंशनल पॉलिटिकल कैंपेन से
ज्यादा फास्ट और डीप तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। बिल्कुल। और इसीलिए इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए एक बहुत ही डीप थॉट हमारे सामने आता है। वो क्या? सोचिए, आज हम एआई, वायरल ट्रेंड्स और शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स के दौर में जीते हैं, जहां अटेंशन ही सबसे कीमती करेंसी है। अगर एक ऐसी जोक पार्टी जिसका ना कोई बेस है, ना पुराना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो सिर्फ इंटरनेट की समझ से कन्वेंशनल सिस्टम्स को बाईपास करके कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स को इफेक्टिवली मोबिलाइज कर सकती है, तो क्या आने वाले कल की पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस और प्रोटेस्ट्स सड़कों, रैलीज और मैदानों पर नहीं, बल्कि मीम पेजेस और डिजिटल थ्रेड्स पर लड़े जाएंगे? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो अभी भी डेकेड्स पुराने तरीके से रैलीज निकाल रहे हैं, वो कभी इस जेनजी प्लेबुक को डिकोड कर पाएंगे उससे पहले कि कोई डिजिटल वेव उन्हें स्वीप कर दे? ये एक ऐसी प्रोवोकेशन है जिसका फाइनल जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा। ये सच में एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जिस पर हम सभी को और आने वाली जनरेशन्स को कड़ी नजर रखनी होगी। डेमोक्रेसी का स्वरूप बदल रहा है। सही बात है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस कॉम्प्लेक्स कहानी को समझने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस डीप डाइव से इस मुद्दे के नए और अहम पहलू आप सबके सामने आए होंगे। अलविदा।